स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की औद्योगिक नीति तथा उसमें नवीन परिवर्तन, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड रिसेंट चेंजेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि भारत में जो औद्योगिक विकास है उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कोई व्यूह रचना नहीं थी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में फ्री ट्रेड तथा निर्बाध व्यापार की नीति का अनुसरण किया। अब हम बात करते हैं जब हमारे यहाँ पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। अगर 1858 की हम बात करें, इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने दमनपूर्ण नीति से भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे परंपरागत उनको नष्ट कर दिया गया। इसके बाद में 1921 में प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद 1923 में प्रथम तटकर बोर्ड यानी ट्रैफिक बोर्ड का बनाया गया। 1924 में लोहा इस्पात उद्योग, 1925 में कागज उद्योग, 1926 में सूती वस्त्र उद्योग और 1932 में चीनी उद्योग को संरक्षण दिए जाने लगा। इसके साथ ही 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारतीय उद्योगों को भी संकट में डाल दिया। अब हम बात करते हैं 1943 में जो युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए अनेक औद्योगिक समितियों की नियुक्ति की गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला गया। फिर अब हम बात करते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की जो व्यूह रचना थी उसमें औद्योगिक नीति क्या अपनाई गई। कहने का तात्पर्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देश 1947 को आज़ाद हुआ ब्रिटिश दास से मुक्त होकर। भारत की जो 1948 की औद्योगिक नीति थी उसमें वृहत उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहले में राज्य के अधिकृत क्षेत्र में अंतर्गत शस्त्र वस्त्र निर्माण, अणुशक्ति उत्पादन, रेल यातायात को रखा गया। दूसरे भाग में 6 आधारभूत उद्योग जिसमें लोहा उद्योग, कोयला, टेलीफोन, तार बेतार, खनिज तेल, वायुयान और जल निर्माण की सभी इकाइयों को इसमें रखा गया। तीसरी श्रेणी में मिश्रित उद्योगों के 20 उद्योगों को रखा गया जिन पर सरकार प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था कर सके। चौथी श्रेणी में अन्य उद्योगों को रखा गया। अब हम बात करते हैं 1951 में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1951 में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 पारित किया गया। इसके अंतर्गत 36 उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था और नए उद्योगों की स्थापना और पुरानों के विस्तार के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। फिर बाद में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधि थे। डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। नए उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लाइसेंस कमेटी भी बनाई गई। फिर 1953 से 55 के मध्य सरकार ने औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 में संशोधन किए गए जिसमें क्रमशः 45 और 89 उद्योगों को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति जो आई। इसके बाद में जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति 1977 में आई। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार की औद्योगिक नीति 1980 में प्रारंभ की गई। 1980 की औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी, निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए क्या किए गए, लघु उद्योगों के विकास पर बल और निवेश की सीमा में वृद्धि की गई, लघु उद्योगों को सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किस प्रकार किया गया, उद्योगों में आधुनिकीकरण एवं उन्नत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा इस नीति में दिया गया, निर्यातमुखी और आयात प्रतिस्थापन वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में 1980 की औद्योगिक नीति के मूल्यांकन के बाद में हम देखते हैं फिर आई 1990 की औद्योगिक नीति जिसमें हमने देखा लाइसेंस की छूट की जो व्यवस्था की गई, जिस गैर पिछड़े क्षेत्र के 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली जो औद्योगिक नीतियां इकाई थी उनके लाइसेंस में छूट दे दी गई।
औद्योगिक क्षेत्र में निवेश सीमा में उदारता का रुख अपनाया गया। लघु उद्योगों की आरक्षित मदों में वृद्धि के प्रयास की व्यवस्था की गई। विदेशी सहयोग में टेक्नोलॉजी आयात में सरकार की पूर्ण अनुमति बिना ही बेशर्ते रॉयल्टी और स्वदेशी बिक्री में 5% और विदेशी निर्यात में 8% से अधिक एकमुश्त रॉयल्टी भुगतान पर अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद में उद्योगों की स्थापना एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में 20 किलोमीटर दूर तक निर्धारित क्षेत्र में अतिरिक्त उद्योग की स्थापना पर प्रभावी रोक लगाया गया। इस तरह से हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये नई औद्योगिक नीतियों का क्रम चलता रहा। अब हम आगे चर्चा करेंगे, वो करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी इन इंडिया, यानी भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। ये जो टॉपिक हमारे विश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। हम बात करते हैं भारत में जो निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, उनके विकास, उनके विस्तार, उनके नियमन नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक विकास एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। और इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास की बात करें या उद्योगों की स्थापना या उनके विस्तार के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम बात करें औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में कई बार संशोधन किए गए, जिसमें 1970 में संशोधित किया गया, 1973 में, 75 में, 1978 में, 1982 में, 83, 84, 85, 86, 1988, 91 और 2004 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब हम बात करते हैं वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की प्रमुख विशेषताओं की, जिसमें पहली विशेषता है हमारी लाइसेंसिंग हेतु उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें 3 भागों में बांटा गया। पहला अनिवार्य, मध्य क्षेत्र दूसरा और तीसरा लाइसेंस मुक्त क्षेत्र। अनिवार्य में निजी क्षेत्रों को उद्योगों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई। मध्य क्षेत्र में 5 से 15 करोड़ विनिवेश वाले उद्योगों का समावेश किया गया। लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में इसमें गैर फेरा या नॉन फेरा और गैर एकाधिकारी कंपनियां को पिछले क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए पूंजी निवेश और गैर पिछले क्षेत्र में 15 करोड़ पूंजी निवेश तक लाइसेंस जरूरत नहीं है। दूसरी विशेषता है लाइसेंसिंग क्षमता में वृद्धि और उत्पादन में छूट। हम बात करें 1980 में औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ साथ एमआरटीपी तथा फेरा कंपनियों को छोड़कर सारे क्षेत्रों में 24 उद्योगों तथा 15 निर्यातमुखी इंजीनियरिंग उद्योगों को अगले 5 वर्षों में अपने लाइसेंस क्षमता में 25% स्वतः वृद्धि की छूट दी गई। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि, यानी एक्सेस कैपेसिटी। इसमें उद्योगों के उत्पादन को वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 1882 के संशोधन में जो सुविधा प्रदान की गई उसमें 1983-84 तक दी गई। फिर है अगली विशेषता चौथी है 100% निर्यात मुख्य उद्योगों को प्रोत्साहन। ऐसे उद्योगों को लाइसेंस जारी करने की प्राथमिकता दी गई जिनके साथ साथ कच्चे माल, मशीनें, संयंत्र, कल पुर्जे और उनके उपकरण आयात करने की भी सुविधा दी गई। इसके बाद में अगली विशेषता आती है क्षेत्रीय विषमता की समाप्ति हेतु अनुदान के लिए उद्योगों का नया वर्गीकरण। इसमें उद्योगों को 3 तरह से बांटा गया, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में नॉन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट तथा चुने हुए विशेष क्षेत्र यानी स्पेशल रीजन्स का समावेश किया गया, जिसमें 25% अथवा 35 लाख रुपए इन दोनों में से जो भी कम हो की व्यवस्था की गई। इसमें अभी लगभग 118 जिले और क्षेत्र हैं। बी श्रेणी में 55 जिलों का समावेश है। उनमें स्थापना का केंद्र सरकार की अनुदान राशि पूंजी विनियोग में 15% से 15 लाख दोनों में से जो कम है वो दे थी। सी श्रेणी में 113 जिले हैं जिनमें उद्योग स्थापना पर केंद्र सरकार का अनुदान पूंजी विनियोग का 10% अथवा 10 लाख रुपए अधिकतम दिए जाने की व्यवस्था की गई। फिर अगली विशेषता है लघु उद्योगों के आरक्षण में विस्तार के बाद कमी का दौर। हम बात करते हैं लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए ही आरक्षित किया गया। इसके बाद में अगली विशेषता ज्वाइंट सेक्टर यानी संयुक्त क्षेत्र को मान्यता। केंद्र सरकार ने संयुक्त क्षेत्र को सैद्धांतिक मान्यता दे दी।
अगर हम बात करें निजी उद्योगों में सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने पर उनकी साख नीति और उनके प्रबंध में हिस्से लेने का अधिकार के साथ साथ ऋणों को अंश पूंजी में बदलने का अधिकार भी दिया गया। इसके बाद में है एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण। हम बात करते हैं आर्थिक एवं औद्योगिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार की जो लाइसेंसिंग नीति थी उसमें बड़े उद्योगों, घरानों और एकाधिकारी कंपनियों पर कठोर नियंत्रण का प्रावधान किया गया। फिर है अगली विशेषता, उद्योगों में उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक आधार के लिए व्यापक वर्गीकरण। हम बात करते हैं उद्योगों में मांग परिवर्तन के अनुरूप ही उनकी लोचता और लागत में कमी हेतु 1985 में लाइसेंस देने में व्यापक वर्गीकरण किया गया, जिसमें दवाइयों, उर्वरक, मशीनरी, कागज, लुगदी, 2 या 4 पहिए वाले जो वाहन हैं उनके आदि का समावेश किया गया। अगली विशेषता है लाइसेंस की प्रवृत्ति में छूट। भारत की जो लाइसेंस नीति में धीरे धीरे लाइसेंस में छूट की जो सीमा उसको बढ़ा दी गई। 1985 में 25 उद्योगों को लाइसेंस की छूट दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो औद्योगिक नीति है लाइसेंसिंग नीति के समयानुकूल संशोधन द्वारा व्यवहारिक, उपयोगी एवं लोचपूर्ण बनाए रखा है। अगर हम बात करें वर्तमान नीति में उत्पादन लागतों की किफायत, उत्पादकता वृद्धि, उदारता तथा उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति की गई। इसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ साथ औद्योगिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया गया। अगर हम बात करते हैं निर्यातमुख उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उदारता का रुख अपनाया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की सफलता के मूल्यांकन की हम बात करें तो पहला है जारी किए गए लाइसेंसिंग संख्या में निरंतर वृद्धि की गई है, विदेशी सहयोग को बढ़ावा मिला है, पूंजी क्षेत्रों में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन मिला, लघु उद्योगों को आरक्षण मिला, लाइसेंसिंग प्रणाली में को समयबद्ध बनाए जाने हो तो आवश्यक कदम उठाए गए, एकाधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाया गया, नए साहसियों को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार से हम जो हमारी औद्योगिक लाइसेंस नीति है उसकी सफलता का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। कल हम देखेंगे कि भारत सरकार की औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति जो 1991 की जो विशेषताएं हैं उसमें नवीन जो संशोधन किए गए हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि उदारीकरण की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है और औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो नवीन पहलू राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 अपनाई गई है यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।